नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो तुम्हारा सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, वो कहाँ से आया, इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आया, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है जो 10 नंबर का आपके कॉपी में फिल करना होता है जब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का पेपर होता है ना। हमारे पास पेपर भी है पूरा फुल सॉल्व। पहले हम इसके सोर्सेस वगैरह सब पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक साथ आपका 1-2 घंटे की क्लास लेके पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स कहाँ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कैसे आया, क्या बना, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो आपने सुना होगा जो आर्टिकल 38 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 38 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें राज्य के पावर्स वगैरह के बारे में लिखा है। तो ये राज्य का आर्टिकल 38 नहीं है, ये जो आर्टिकल 38 है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका है आर्टिकल 38। उसके आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है, उसी में लिखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यायालय है और इसका जो आर्टिकल 38 है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को डील करता है ना। और हमें जानना क्या है, सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कानून कहाँ से आया है, हमें जानना ये है। इसीलिए हमने आर्टिकल 38 किसका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है ना। तुम यहाँ से इस पे चर्चा करेंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आपका जो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है कहाँ से आया है वो बताइए हमें सीधी भाषा में। तो आप लिखोगे हेडिंग में आर्टिकल 38 लिखोगे और फिर किसका आर्टिकल 38, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल 38 वहाँ लिखोगे। उसके बाद ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे लिखनी है। इसके सोर्स हैं, जब तुम्हारा ऐसे भारत कैसे बना, इसका भी बहुत बड़ा सोर्स है। इसके 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 38 कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें पहला जो टॉपिक है तुम्हारा, उसमें क्या बोला गया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ का सोर्स पहला कौन सा है, इंटरनेशनल कन्वेंस, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंस सबसे पहला इसका सोर्स है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंस। अब आपको समझा देते हैं इंटरनेशनल कन्वेंस का जो पहला तुम्हारा स्रोत है वो क्या है। जैसे ए एक देश है, बी दूसरा देश है, ए का नाम क्या है, इंडिया, बी का नाम है पाकिस्तान। ए का नाम है इंडिया, बी का नाम है पाकिस्तान। अब इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से हम कोई समझौता करें जिससे पाकिस्तान से हमारा जो सप्लाई है या फिर कोई आदान प्रदान की चीज़ें हैं वो आ जा सकें। तो भारत कोई नियम कानून बना के पाकिस्तान से कोई समझौता कर लेता है ना। तो क्या हो गया, इनका समझौता हो गया, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अब जैसे बता दें कि मोदी जी ने राफेल खरीदे थे, कहाँ से, फ्रांस से। मोदी जी ने फ्रांस से राफेल खरीदे थे। अब यहाँ हटाओ, फ्रांस लिखो यहाँ पे, फ्रांस। अब फ्रांस से राफेल कैसे आई, मोदी जी ने कन्वेंस किया, क्या किया, इंटरनेशनल कन्वेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस को मोदी जी ने कन्वेंस किया। तब फ्रांस ने तुरंत राफेल धाए भारत में लैंड कराई थी। ऐसे राफेल भारत में नहीं है। तो आपको बता दें कि जो सोर्सेस हैं इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कन्वेंस करने की ताकत नहीं है तब आप कोई डील राष्ट्र के लिए कर ही नहीं सकते। तो पहला सोर्सेस इंटरनेशनल कन्वेंस, ठीक है। तो फिर इंडिया जो था फ्रांस से डील करता है और राफेल लेता है। तो इंटरनेशनल स्तर पे ये कन्वेंस है। अब यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच जो नियम कानून बनाए गए राफेल लाने के, है ना, लॉ, वही कहलाता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स, है ना। वही तो है सोर्स और कुछ नहीं है। जो यहाँ पे राफेल लाने में नियम कानून रेगुलेशन वगैरह सब बनाए गए वही नियम है। अब भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो रहा है, उसके बीच जो नियम कानून बनाए गए वही है इसका सोर्स। तो इसीलिए बोला गया अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे पहला, क्योंकि भारत के अंदर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू है और भारत के बाहर इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत होती है।
जब हम कई देशों से संपर्क करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, अपनी तरफ खींचना पड़ेगा कि आओ हमारे से संबंध बनाओ, हमारे बीच जो आयात निर्यात होगा उसके बीच रूल एंड रेगुलेशन को बनाओ, है ना। ये कहता है इंटरनेशनल कन्वेंस। ठीक है, आप समझ गए पहला रूल्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट रूल्स की। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया, कस्टम्स। दूसरा कौन है, कस्टम। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का दूसरा सोर्स क्या है, कस्टम। कस्टम क्या होता है मित्रों, कस्टम होता है संस्कृति, हमारी पद्धति। ठीक है, अब जिसके पास संस्कृति है, पद्धति है, वो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में जाएगा। वैसे हम देखते हैं कि हमारे वहाँ जब भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, हम खड़े होकर 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाते हैं। वो क्या है, हमारी संस्कृति है, हमारा कस्टम्स है, वो सब फॉलो करते हैं। ऐसे ही जो कोई देश बहुत काफ़ी समय से, बहुत लॉन्ग टाइम से जो कस्टम्स, संस्कृति, रूल्स, नियम फॉलो करते आ रहा है, वह लॉ बन जाएगा किसका, इंटरनेशनल सिद्धांत का, है ना। जैसे पाकिस्तान है, भारत है, फ्रांस है, इनके जो नियम हैं बहुत लंबे समय से फॉलो होते आ रहे हैं, कस्टम्स सिद्धांत जिन्हें हम बोलते हैं, है ना। तो वो क्या बनेंगे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माने जाएंगे, एक कानून बन जाएंगे। ठीक है, फिर क्या हो गया, जुडिशरी डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन, है ना। और इसमें वही कस्टम वैलिड होंगे जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, बाकी रद्द हो जाएंगे। ऐसे एक दिन फॉलो किया, 10 दिन नहीं कर रहा, पूरी कंट्री फॉलो नहीं करी कस्टम, तो कस्टम वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, सबको मानना है वो कस्टम। फिर हम बात कर लेते हैं जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन क्या है मित्रों, जैसे कोई ऐसा लॉ जो जज बना दे। अब भारत में क्या है, जैसे आपको बताया था रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के अंदर कोई भी अगर एक बार जजमेंट हो जाए तो वो रिकॉर्ड के तौर पे रख लिया जाता है, और कोई वैसा केस दोबारा आता है तब उसी के थ्रू उस पर सुनवाई की जाती है, तो रिकॉर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट कोई, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल डिसीजन, अब सुप्रीम कोर्ट है, कोई फैसला सुना दे, वो क्या बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दे, वो रिकॉर्ड बन जाएगा। वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई फैसला सुना दे, वो सभी देशों पर लागू हो जाएगा, वो सभी देशों के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे वह सुनाया गया था। ठीक है, किसी एक देश पर लागू है, सभी देशों पर लागू होगा। वैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट है, वो कोई जुडिशियल डिसीजन दे दे तो वो सारे सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, मिडिल कोर्ट, सब पे वो लागू हो जाएगा। वही डिसीजन आगे उसी के आधार पे दिया जाएगा, है ना। जुडिशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भारत के अंदर भी, बाकी अन्य राज्यों में, वैसे ही यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, है ना। कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जैसे कोई डिसीजन सुना दे, वो सब फॉलो करेंगे, है ना। इसी को बोला गया है जुडिशियल डिसीजन। यही तो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के, बाकी तो कुछ ही नहीं है। यहाँ पर सबसे पहला सोर्स में बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा यही है, सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश सुना दे वो सब फॉलो करेंगे, रिकॉर्ड बन जाता है। वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो डिसीजन ले दे, उसे हर देश फॉलो करते हैं। फिर जर्नल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट, नंबर 4, इसमें बोला गया है कि तुम्हारा रेस्ट जुडिकाटा, इसके जो 2 प्रिंसिपल हैं, किसके, तुम्हारे जर्नल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, इसके 2 प्रिंसिपल हैं, वो कौन से हैं ये देखते हैं। इसके जो 2 प्रिंसिपल हैं, पहला है रेस जुडिकाटा, नंबर 2 इसका क्या है, रेस जुडिकाटा। दूसरा प्रिंसिपल है इसका स्टोपेल, स्टोपेल, है ना। दूसरा प्रिंसिपल इसका स्टोपेल है। अब जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा और स्टोपेल क्या है। प्रिंसिपल नंबर 4, सोर्सेस नंबर 4 का ये 2 प्रिंसिपल है, जर्नल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट एंड रेस, इसका 2 प्रिंसिपल है, किसका है, रेस जुडिकाटा और स्टोपेल। रेस जुडिकाटा क्या कहता है, रेस जुडिकाटा कहता है जैसे कोई मामला है, अब सुनो, एक सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला गया, कौन सा, मर्डर का, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहाँ गया,
कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कोई मामला गया मर्डर का, और मर्डर कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर जो मामला गया, अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल कोर्ट ने कर दी है, फिर पुनः उसी मुद्दे पे कोई वाद विवाद नहीं छेड़ा जाएगा आगे, चाहे मामले की सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से हुई हो या अप्रत्यक्ष रूप से हुई हो, है ना। रेस जुडिकाटा का मतलब यही है कि कोई मामला सुलझा दिया गया है तो उस पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। यह है इंटरनेशनल लॉ हमारा। पाकिस्तान भारत के बीच एक बार संबंध बन गए तो बन गए, बिगड़ गए तो बिगड़ गए, दोबारा सुनवाई उस मुद्दे पे नहीं होगी जिस मुद्दे पे पहले हो चुकी है। ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल लॉ का सोर्स। इसीलिए बोला गया जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत, रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट। ठीक है, तो तुम्हारे जनरल प्रिंसिपल को मान्यता दे दी गई है सिविलाइज्ड स्टेट में, वही रहेगा। इसके दो हैं, रेस्ट जुडिकाटा और एस्टोपल। रेस्ट जुडिकाटा का मतलब बता दिया, जो सिद्धांत एक बार अंतर्राष्ट्रीय कानून ने फैसला सुना के पूरा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिए हैं, वह दोबारा उस पर कोई कार्रवाई इंटरनेशनल लॉ कोर्ट नहीं करेगा। ऐसे अपने वहाँ है सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। अब सिविल कोर्ट है अपने वहाँ, हाई कोर्ट से ले लो, सिविल कोर्ट तो बहुत, हाई कोर्ट कोई मामला सुना देता है तब दोबारा उसी पे हाई कोर्ट सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, भगा देगा कि जाओ हमने सुना दिया, बार बार आए हो तो यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वो कहाँ जाएगा मामला? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया, तब कहाँ जाओगे? भारत का जो तुम्हारा घरेलू मुद्दा है ज़मीन का, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे? नहीं जाओगे ना। इंटरनेशनल कोर्ट में सिर्फ एक स्टेट के मुद्दे जाते हैं, पब्लिक के नहीं। इसीलिए ओपेनहाइम की डिफिनेशन वो रद्द कर दी गई थी ना, इसमें बोल दिया था ना कि पब्लिक इंटरनेशनल कमांड बाय सोवरन, जो सोवरन पब्लिक सोवरन की कमांड नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो पब्लिक के लिए है ही नहीं, ये तो हमारे स्टेट के लिए है ना। तो इसीलिए तो इसको बोला गया है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो यहाँ पे आपको स्टोपल क्या होता है मित्रों? स्टोपल में ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ दो शब्दों में स्टोपल को समझेंगे। स्टोपल एक ऐसी विचारधारा है, कैसी विचारधारा है? जैसे यहाँ पर बताया आपको हमने कि जो कानून हैं जो सुना दिए गए वो सुना दिए गए। स्टोपल के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर जो यहाँ पे सुनाया गया वही यहाँ पर वैलिड है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ के सोर्स में सबसे 5वां नंबर बचा, अब उसकी बात कर लेते हैं। डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। ऐसे आपको बताया था कि तुम्हारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ है ना, यूएनओ 1945 में स्थापित हुआ था। अब यूएनओ क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसी की बात कर रहा है ये, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। यूएनओ कोई डिसीजन दे दे, कौन? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई तुम्हें जजमेंट दे दे तो वो सारे देश फॉलो करेंगे क्योंकि वो संघ है भाई साहब, है ना। तो आपको बता दें जो अब शुद्ध हिंदी भाषा में समझते हैं, इंग्लिश में तुम समझ नहीं पाए होंगे, पता है। जो तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका सोर्स क्या है? अब अमन मिश्रा हैं, हमारी बॉडी में इतने सारे अंग हैं, हमारा सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स है हमारे माता पिता, उन्हीं से हम आए। आप समझो, सबसे पहला सोर्स है हमारे माता पिता, उन्हीं से हम आए। दूसरा अन्न, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व हैं, वो हमारा सोर्स हैं। वैसे ही इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उसका सोर्स यही 5 हैं मित्रों, बाकी कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का 5 सोर्स क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन, कस्टम्स, जुडिशरी डिसीजन, जनरल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। और जो जनरल प्रिंसिपल बताए उसके 2 तुम्हारे जनरल प्रिंसिपल हैं, एक रेस जुडिकाटा, एक स्टोपल, और तीसरा इसका पढ़ना चाहते हो, तीसरा है गुड फेथ। गुड फेथ ऑल इंडिया फॉलो करता है, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गुड फेथ को लोग फॉलो करते हैं। तो परीक्षा में पूछा जाता है आपको सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो आप ये बता देंगे। आर्टिकल 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बोला गया है, और इस आर्टिकल 38 के अंतर्गत इंटरनेशनल लॉ के 5 स्रोत हैं।
ठीक है, ये आप वहाँ पे लिख दोगे, 10 नंबर मिलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।